जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 12वीं क्लास के चैप्टर रासायनिक गतिकी के जिस बिंदु को पढ़ेंगे वह बिंदु है पहला, सरल एवं जटिल अभिक्रिया। क्या है? सरल एवं जटिल अभिक्रिया। दूसरा आपका है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तीसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चौथा टॉपिक है टक्कर का सिद्धांत और पांचवा है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले सरल एवं जटिल अभिक्रिया है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही चरणों में संपन्न होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही चरणों में संपन्न होता है उसको क्या कहते हैं? सरल अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही चरणों में संपन्न होता है उसे हम लोग सरल अभिक्रिया कहते हैं। जैसे साधारण स्वरूप में हम बोल सकते हैं कि कार्बन की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो C+O2 ये हमारा बनता है CO2। तो कार्बन की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से करवाए तो डायरेक्ट C+O2 क्या बना? CO2। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे सरल अभिक्रिया। लेकिन यही CO2 बनाने के लिए अगर हम इसको इस रूप में लिखते हैं कि पहला C जो है यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। संतुलन के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो यहाँ लगा देते हैं और यहाँ भी दो लगाते हैं। तो 2C+O2 बनाया 2CO नहीं। और फिर दूसरे चरण में यह जाकर के जो है CO जो है O2 से संयोग किया और बनाया आपका CO2। इसको 2 से यहाँ कर दिए और यहाँ भी आपका 2 हो गया। तो ये जो बना इसको हम लोग जटिल अभिक्रिया कहते हैं और ये जो बना इसको हम लोग सरल अभिक्रिया कहते हैं। कि अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही चरणों में संपन्न हो उसको हम लोग सरल अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये किसका उदाहरण बेटा हुआ? ये आपका उदाहरण हो गया सरल अभिक्रिया का। ये उदाहरण हो गया सरल अभिक्रिया का। और यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये हमारा हो गया जटिल अभिक्रिया का। तो इसकी परिभाषा आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही चरणों में संपन्न होती है उसको क्या कहते हैं? सरल अभिक्रिया। तथा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो कई चरणों में संपन्न होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया। नहीं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो कई चरणों में संपन्न होते हैं उसको हम लोग जटिल अभिक्रिया कहते हैं। जटिल अभिक्रिया का आप एक उदाहरण और ले सकते हैं कि जब हम लोग शर्करा की अभिक्रिया जो है वह एंजाइम की उपस्थिति में जब होती है तो वह पहले टूटता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। फिर वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है उसको अल्कोहल के रूप में परिणत कर देता है, इथाइल अल्कोहल के रूप में। तो यहाँ शर्करा से पहले क्या प्राप्त हुआ? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से हमको क्या प्राप्त हुआ? हमको इथाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ। तो यह हमारा जटिल अभिक्रिया होगा। दूसरा टॉपिक हमारा है शून्य कोटि की अभिक्रिया। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं टक्कर का सिद्धांत
उसके बाद ये तीनों कोटि की अभिक्रिया जो है शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की और छद्म कोटि की लिखेंगे। टक्कर का सिद्धांत, टक्कर के सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं कॉलिजन थ्योरी। क्या बोलते हैं? कॉलिजन थ्योरी। तो टक्कर का सिद्धांत क्या है? टक्कर का सिद्धांत है कि यह टक्कर का सिद्धांत कहता है कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में उसके अणु, उसके परमाणु भाग लेते हैं। तो भाग लेते हैं तो उस भाग लेने में जो है कहा जाता है कि सभी टक्कर होने से प्रतिफल का निर्माण नहीं होता है। पिछले दिन भी हम इस पर चर्चा किए हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है वह गेंद पर प्रहार करता है अपने बल्ला से, तो सभी बार, हर एक बार जब वह बल्ला से प्रहार करता है गेंद पर, तो उससे रन नहीं बनते हैं, उससे चौके छक्के नहीं लगते हैं। नहीं तो क्या कहता है टक्कर का सिद्धांत? टक्कर का सिद्धांत सीधी सी बात है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है अणु या परमाणु आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। नहीं तो पहली बात हुआ कि ये आपस में टकराते हैं। दूसरी बात हुआ कि जब ये आपस में टकराते हैं तो सभी टक्कर होने से जो है प्रतिफल का निर्माण नहीं होता है। सभी टक्कर होने से प्रतिफल का निर्माण नहीं होता है। और तीसरी बात आई कि निर्माण कब होगा प्रतिफल का? नहीं तो जब गेंद आई और उस पर हमने बल्ला से जो प्रहार किया, वह प्रहार जो है उस गेंद के बाउंड्री के बाहर जाने तक की जो ऊर्जा चाहिए, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए, वह सही रूप से हमको जब लग जाएगा तब जाकर के हमको रन का वहां पर जो है रन बनेंगे। नहीं तो सक्रियण ऊर्जा जब पर्याप्त रूप में हमको वहां पर मिल जाएगा तब ही प्रतिफल का निर्माण होगा। तो तीन बातें उभर करके आई कि पहला क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है अभिकारक के अणु आपस में टकराते रहते हैं। दूसरा क्या आया कि आपस में टकराते रहने से, सभी टक्कर होने से नहीं प्रतिफल का निर्माण नहीं होता है। और तीसरी बातें क्या आई कि जब टक्कर आपस में होता है तो प्रतिफल बनने के लिए जो पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा चाहिए, वह सक्रियण ऊर्जा जब प्राप्त हो जाती है तो हमको प्रतिफल का निर्माण होता है। नहीं तो आपने देख लिया कि टक्कर का सिद्धांत क्या हुआ। नहीं अब तीसरी बातें उभर करके आती है। तीसरा चीज है शून्य कोटि की अभिक्रिया। आपको पिछले दिन मैंने अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताया था, अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताया था और अनुक्ता के बारे में बताया था कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, नहीं और अनुक्ता क्या है। तो कोटि के बारे में हम बताया था कि अभिकारक के सांद्रण के घातों, अभिकारक के सांद्रण के घातों के योगफल को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। नहीं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रण के घातों के योगफल को उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा तीन कोटियां है। पहला कोटि हमारा है शून्य कोटि, दूसरा है प्रथम कोटि और तीसरा है छद्म प्रथम कोटि। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया करते हैं तो ध्यान दिया जाए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगी। कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया नहीं, अर्थात इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि जब
रासायनिक अभिक्रिया का वेग शून्य घात का समानुपाती होता है तो उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नहीं, कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग शून्य घात का समानुपाती होता है तो उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम ले सकते हैं कि मान लिया कि हमने प्रतिकारक नहीं माना कि कोई एक प्रतिकारक है जो जिसको हम ए से सूचित करते हैं, कैपिटल ए से, और वह प्रतिफल में परिवर्तित होता है। नहीं, कोई एक प्रतिकारक है जिसको कैपिटल ए से सूचित करते हैं और वह प्रतिफल में परिवर्तित होता है। यदि हम ए के प्रारंभिक सांद्रण को हम स्मॉल ए से सूचित करते हैं, हम किससे सूचित करते हैं? ए से। तो प्रारंभ में जब अभिक्रिया नहीं हुआ तो प्रतिफल क्या हुआ? शून्य। अब टी समय के बाद, अब क्या हुआ? टी समय के बाद जब प्रतिफल का निर्माण हुआ तो प्रतिफल समझो कि x बना, तो टी समय के बाद प्रतिफल का निर्माण हुआ तो प्रतिफल क्या बना? x। तो प्रतिकारक क्या बचेगा? a माइनस एक्स। प्रतिकारक क्या बचेगा? a माइनस एक्स। और अब हम फिर से जब मानते हैं कि अभिक्रिया के वेग का सांद्रण जो है उसको अगर हम जो परिवर्तित हुआ उसको dx माने और यह समय जो है उसको हम dt माने, तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया हमको क्या दर्शाएगा कि dx बाय dt समानुपाती a माइनस एक्स का घात शून्य। a माइनस एक्स का घात क्या होगा? शून्य। नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या परिभाषा हम दे रहे हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया नहीं जिसमें अभिक्रिया का वेग जो हो शून्य घात का समानुपाती होता हो तो उसको हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का जो वेग हो, अभिक्रिया का जो वेग है वह शून्य घात का समानुपाती होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया के वेग को सांद्रण के केवल एक पद के परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग को सांद्रण के केवल एक पद के परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उसको हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो देखने से पता चले कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, देखने से पता चले कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वास्तव में यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो उसको हम लोग छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नहीं, तो क्या देखा हमने कि हमने देखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कि वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग जो है शून्य घात का समानुपाती होता है तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग शून्य घात का समानुपाती होता है तो उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सांद्रण के केवल एक पद के परिवर्तन द्वारा निर्धारित हो तो उसको हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है यह स्पष्ट हो कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है लेकिन वास्तव में वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो उसको छद्मवेशी प्रथम कोटि की या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जब भी हम जैसे हम लेते हैं शर्करा को जल की उपस्थिति में अपघटित करके
परिवर्तित करते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो शर्करा C12H22O11 लेते हैं प्लस H2O लेते हैं, नहीं, और ये बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो जब यहां हम लेते हैं कि C12H22O11 प्लस H2O, तो अनुक्ता इसका क्या होता है? 2। तो अनुक्ता 2 होता है, तो यहाँ कोटि भी हमको क्या लगता है? यह द्वितीय कोटि की होगी। लेकिन हमने आपको बता चुका है कि जल जो है इसकी सांद्रता बहुत अधिक है, नहीं, तो इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा सरल एवं जटिल अभिक्रिया। तो सीधी सी बात है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही चरणों में संपन्न होती है वह सरल अभिक्रिया कहलाती है, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो कई चरणों में संपन्न होती है वो जटिल अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा हमने देखा शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो जब अभिक्रिया का वेग शून्य घात का समानुपाती होता है तो उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जब अभिक्रिया के वेग को सांद्रण के केवल एक पद के परिवर्तन द्वारा निर्धारित करते हैं तो उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो देखने से ऐसा प्रतीत हो कि वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वास्तव में वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और टक्कर का सिद्धांत क्या हुआ कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके प्रतिफल का निर्माण करते हैं, नहीं, तो वहां क्या होता है कि अभिकारक के अणु, पहली बातें क्या है कि अभिकारक के अणु आपस में टकराते रहते हैं। दूसरी बातें आई कि अभिकारक के अणु जो आपस में टकराते हैं तो सभी टक्कर होने से, हर एक टक्कर से प्रतिफल का निर्माण नहीं होता है, अर्थात कुछ ही टक्कर जो है वो प्रतिफल के निर्माण कर पाते हैं, अर्थात कुछ ही टक्कर होने से प्रतिफल का निर्माण होता है। और तीसरी बातें क्या आई कि तीसरी बातें आई कि प्रतिफल का निर्माण तभी होगा जब उस टक्कर में जो प्रतिफल के निर्माण के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा चाहिए उस सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति जब हो जाएगी तो प्रतिफल का निर्माण हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करेंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करेंगे। दोनों का व्यंजक ज्ञात कर लेंगे, फिर हम लोग आर्हेनियस का सिद्धांत और उससे सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण करेंगे। तो इसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, बाय।